हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो वहाँ क्या क्या रिसर्च किए हैं, कितने तरह के रिसर्च किए, क्या क्या हुआ, उसका क्या फ़ायदा मिला, ये सब कुछ जानेंगे। और लंबे समय के बाद वो वापस पृथ्वी पर लौटे हैं, चर्चा करेंगे। 3 राज्यों में नए राज्यपाल या कहें यूनियन टेरिटरी में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बन गई है, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों के बारे में इंफॉर्मेशन वो चर्चा करेंगे। और अभ्यास है, एक्सरसाइज है, वो चर्चा करेंगे। विंबलडन जो आयोजन हुआ और उसमें कौन कौन से विजेता रहे हैं, सब चर्चा करेंगे। और इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन शिवा 2025। वो किस लिए है, अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो सब चर्चा करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कितने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौटे। तो आंसर होगा 20 दिन, ठीक है। और वो आईएसएस पर गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे और वहाँ से वापसी के बाद का आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। तो 15 जुलाई को वो लौटे हैं अमेरिका के सैन डियागो के तट पर, यानी कैलिफोर्निया जो वहाँ का राज्य है उसी के तट पर प्रशांत महासागर में स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग की गई और उसको फ्लश डाउन कहा जाता है, ठीक है। फ्लश डाउन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें अंतरिक्ष यान को यानी स्पेस क्राफ्ट को सुरक्षित ढंग से समुद्र पर जो है उतारा जाता है, ओके। या फिर धरती पर भी, ज़मीन पर भी उतारा जाता है, लेकिन उसमें झटके ज़्यादा लगते हैं। समुद्र पर इसलिए कि झटके बहुत कम लगते हैं। तो शुभांशु शुक्ला जो है ना, वो 25 जून 2025 को अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे और 26 जून को वो अंतरिक्ष में पहुंचे थे, फिर स्पेस स्टेशन पहुंचे थे वो, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात रही। उनके साथ कई यात्री गए थे, टोटल वो लोग जो है ना वो 4 लोग थे। एक तो शुभांशु शुक्ला और भारत के, इसके अलावा ये पोलैंड के थे स्लावोल्ज, इसके अलावा पैगी विट्सन अमेरिकन, और ये हंगरी के टिबोर कापू। तो ये सब वहाँ पहुँचे थे आईएसएस में और वहाँ पर कई सारे रिसर्च इन सब ने किए हैं, ओके। अब सवाल अगर हो कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो तो है राकेश शर्मा, ठीक है। 3 अप्रैल 1984 को वो पहुँचे थे सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत सोयूज T11 के ज़रिए, और वो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी थे। तो उन्होंने उस वक्त का जो स्पेस स्टेशन था सोवियत संघ का, उसका नाम था सैल्यूट 7। तो उस पर उन्होंने 7 दिन से ज़्यादा का वक्त बिताया था। लेकिन अगर सवाल हो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो वो है कौन है, तो वो हैं शुभांशु शुक्ला, ठीक है। आईएसएस पर पहुंचने वाले, ओके। किस मिशन के तहत पहुंचे थे, तो एक्सियम 4 मिशन के तहत वो पहुंचे थे। टोटल 4 लोग थे वो, और इसके लिए फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, ओके। तो इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये एक प्राइवेट स्पेस मिशन था, ठीक है, प्राइवेट स्पेस मिशन था और इसके लिए भारत सरकार ने फंड किया था। एक्सियोम मिशन के लिए करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए थे। शुभांशु शुक्ला को भेजा गया था ताकि बहुत सारे डेटा वगैरह मिल जाए और उसके ज़रिए आगे जो भारत का मिशन गगनयान होना है तो उसको ये लीड कर सके शुभांशु शुक्ला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला कौन से वैज्ञानिक रिसर्च किए, मतलब कितने, कौन कौन से किए रिसर्च। तो आंसर क्या होगा इसका, ये सारे टोटल 7 रिसर्च उन्होंने किए हैं। इन सब के बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ओके। 7 कौन कौन से हैं, ये देखिए। टार्डिग्रेड रिसर्च हो गया, मायोजेनेसिस रिसर्च हो गया, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरन किया गया, साइनोबैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव है उस पर रिसर्च किया गया, सूक्ष्म शैवाल ये सब किए गए, वाइजर डिस्प्ले
किया इसको देखा गया। तो ये सब चीज़ें हैं, एक एक करके सबको चर्चा करते हैं और देखते हैं वो है क्या, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। तो टार्डिग्रेड्स या कहीं इसको वाटर बियर कहा जाता है, समुद्री भालू भी कह सकते हैं। तो ये जल में रहने वाला सूक्ष्म जीव है, बहुत ही छोटा, जो अपनी अद्भुत जीवित रहने की जो क्षमता है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। पानी में, बर्फ़ में, अलग अलग जगहों पर ये रह सकता है और इसको टार्डिग्रेड्स या वाटर बियर या पिगलेट भी कहा जाता है। देखिए पहली बार इसको 1973 में एक जर्मन साइंटिस्ट जोहान गोएज ने खोज की थी और इसमें ये पता चला था कि ये तो करोड़ों साल पहले से है ये। ओके, मतलब उसकी वो उस प्रजाति ख़त्म नहीं हुई। इस दौरान धरती बहुत गर्म रही, इस दौरान धरती में शीत युग भी रहा, मतलब बर्फ़ का युग रहा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसे इसके बावजूद ये रहे। इसके 8 पैर होते हैं, आँखों से नहीं दिखता है। माइक्रोस्कोप जो बहुत कम क्षमता वाला भी माइक्रोस्कोप है तो उसे इसको देखा जा सकता है। ठीक है, इसका शरीर टुकड़ों में बटा होता है और ऊपर सख्त खोल से ये ढका होता है, इस तरह का होता है। आकार 0.3 mm से लेकर 0.5 mm के बीच में होता है। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए और ये धरती पर लगभग हर जगह पाया जाता है। काई में, मिट्टी में, जरा सा भी पानी अगर है या वैसा भी सूखा भी है तो सूखी पत्तियों पर भी पाया जाता है। मीठे पानी पे, समुद्र में, ऊंचे पहाड़ों पे, गर्म झरनों पे, ठीक है, वहाँ भी ये पाया जाता है। और ये 60 करोड़ वर्ष से पृथ्वी पर जीवित है। इम्पॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, तो ये पानी पे भी पाया जाता है और भी जगहों पर पाया जाता है। अगला रिसर्च क्या किया गया, इसके ये भी देखा गया कि ये इसकी प्रजनन क्षमता कैसी है, ये वहाँ अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी पे कैसे रह सकता है, वहाँ अगर हवा ना हो तो भी या ऑक्सीजन बहुत कम हो तो भी कैसे रह सकता है। तो ये सब चीज़ें रिसर्च की है। अगला क्या है, मायोजेनेसिस। ये जैविक प्रक्रिया का अध्ययन है जिसमें क्या होता है, मांसपेशी जो है ना हमारे, तो उसके निर्माण और विकास के दौरान जो है वो क्या असर पड़ता है। जैसे शुभांशु शुक्ला जो है वो गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल वहाँ नहीं था आईएसएस में, तो वहाँ पर जो मांसपेशी है, स्टेम कोशिका है, उसका रिसर्च किया गया ताकि देखा जा सके कैसे ये इसमें बदलाव होता है। ठीक है, दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ता है और उस दौरान चूँकि ग्रेविटी नहीं होती है, ज़ीरो ग्रेविटी के आसपास होती है या कहें सूक्ष्म ग्रेविटी होती है, तो ऐसे में वहाँ मांसपेशी और स्टेम सेल का क्या असर होता है उस पर, इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश वहाँ पर की गई है। ठीक है, अगला क्या है, बीजों का अंकुरण। तो आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला जो है वो बीज ले गए थे और उसको उगाया उन्होंने। मेथी के बीज थे, इन सब चीज़ों के कैसे उगता है और उगे भी वो। ठीक है, अंकुरण हुआ भी उसका। अगला क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया, ये देख रहे हैं आप, सूक्ष्म जीव है एकदम, और ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व बना सकता है। मतलब ऐसा सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन का निर्माण कर सकता है। तो ये सूक्ष्म गुरुत्व में, यानी बहुत कम ग्रेविटी के बावजूद ये कैसे बढ़ सकता है और ये अंतरिक्ष में हमारी कैसे मदद कर सकता है, इन सब पर रिसर्च किया गया। अगला है सूक्ष्म शैवाल। बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है और शरीर के लिए पोषक तत्व भी देते हैं ये। तो इसमें जाना गया कि शैवाल जो है ना वो अंतरिक्ष में जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है कैसे बढ़ते हैं और क्या हम उसको रख सकते हैं लंबी यात्रा के दौरान। फसलों के बीज उगाए गए वहाँ पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कम में कैसे हुआ ये भी उसमें देखा गया कि पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, एक तो अंकुरित किया गया और एक बीज को भी मतलब लगाया गया कि वो कैसे उससे पत्ते निकलेंगे। ठीक है, इसके अलावा वायेजर डिस्प्ले, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है, उसके साथ ह्यूमन का जो कांटेक्ट है उसको देखा गया कि जब लोग अंतरिक्ष में होते हैं जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन मतलब उसके साथ कैसे काम करता है। ठीक है, ये समझने में मदद मिलती है कि भविष्य के जो अंतरिक्ष यान है, मिशन है, उसमें कैसी स्क्रीन बनाई जाए और ऐसी स्क्रीन बनाई जाए जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को काम आ सके।
ठीक है। तो ये सारे सारे रिसर्च जो साथ हैं जो मैंने बताया आपको, और पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर शार्प लर्निंग ऐप जो है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ फ्री मटेरियल में अवेलेबल है डेली का पीडीएफ, ठीक है। और अगर करंट फोर्स की शानदार की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक स्पेसिस मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है, और उसके ज़रिए पिछले 2 साल के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक करंट फोर्स की तैयारी कराई जाती है। वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, ये सब कुछ मिलता है आपको, और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पुराना है, हालांकि इसका आंसर तो आपको पता होगा, 99 है, ठीक है। नया क्वेश्चन ये क्वेश्चन होगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल जुलाई 2025 में किससे नियुक्त किया गया? आंसर होगा कविंद्र गुप्ता। क्या नाम है? कविंद्र गुप्ता। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि नए गवर्नर नियुक्त कर दिए गए हैं गोवा और हरियाणा में, और लद्दाख में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। यहाँ फोटोग्राफ ये रहा किनका? कविंद्र गुप्ता का, ठीक है। किसकी जगह ली उन्होंने? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जो रिटायर्ड थे उनकी जगह ली है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद कविंद्र गुप्ता को बनाया गया है। कविंद्र गुप्ता जो है ना वो जम्मू कश्मीर के भाजपा के लीडर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। एक बार लद्दाख को देख लेते हैं मैप में, प्यारा भारत है अपना, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, इधर जम्मू कश्मीर है और इधर ये वाला जो है ना वो लद्दाख है, और इसी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर काम शुरू कर दिया है इन्होंने, कविंद्र गुप्ता साहब हैं, ठीक है। दरअसल हुआ ये है वहाँ पर कि लद्दाख में बहुत मूवमेंट चल रहा है, नागरिक समाज जो है ना वो समूह बनाकर और राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और संवैधानिक सुरक्षा की मांग के लिए वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल वहाँ क्या है ना कि विधानसभा नहीं है और उपराज्यपाल के पास बहुत सारी ताकत है, क्षेत्रीय परिषद भी है लेकिन उसके पास बहुत ताकत नहीं है। तो वो लोग ये कहते हैं कि हमें अपनी स्वायत्तता चाहिए, हम अपने जो क्षेत्र है उसको खुद चलाएं, ठीक है। तो ये केंद्र द्वारा जो प्रशासित एक व्यक्ति है, जैसे कोई अभी कविंद्र गुप्ता हो गए, तो उन्हीं के मनमर्जी पर ना चले। इससे पहले ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा थे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था वहाँ लोगों के बीच में उनके प्रति। तो अब ये चूँकि पॉलिटिशियन रहे हैं तो इनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। बहुत सारे डिमांड है उनकी, ज़मीन को लेकर, संसाधनों को लेकर, रोजगार को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार होते रहे हैं, ठीक है। तो अब एक राजनीतिज्ञ को जो अविभाजित जम्मू कश्मीर था उसके वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो रह चुके थे, ठीक है, कविंद्र गुप्ता। तो अब वो चूँकि वो वहाँ की राजनीति, संस्कृति, अन्य चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो इनको यहाँ नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, कई सारी चर्चा हो गई यहाँ पर जो चल रहा है मूवमेंट वगैरह, उसको बारे में भी आपने जाना। लद्दाख की राजधानी का लेह है और नए उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गोवा का नया गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है जुलाई 2025 में? आंसर होगा पूसापति अशोक गजपति राजू। कई बार आप केवल गजपति राजू के नाम से भी अखबारों में पढ़ा होगा, पूरा नाम इनका पूसापति अशोक गजपति राजू है। तो इन्होंने किसकी जगह ली है? तो पी.ए. श्रीधरन पिल्लई की जगह ली है, जो पहले वहाँ गवर्नर थे, ओके। तो अब इनको बनाया गया, और ये खास बात है ना कि 2014 से 2018 के बीच में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं ये, और वो तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े हुए हैं, टीडीपी, जिसकी सरकार आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो उसी से, और ऐसा पहली बार ऐसा मौका है जब मोदी गवर्नमेंट में शामिल किसी गठबंधन सहयोगी के नेता को राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी वहाँ सौंपी गई है किसी भी राज्य में, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट में ऐसा पहली बार हुआ। गोवा मैप में ना ये रहा, ये आप देख रहे हैं, और ये इससे किससे सटा हुआ है? तो एक तो महाराष्ट्र है, ठीक है, ये हो गया, और ये जो हो गया वो कर्नाटका हो गया, ओके। तो इस दोनों से ये जुड़ा हुआ है, और ये रहा गोवा। तो गोवा के जो नए अब गवर्नर कौन हो गए हैं, नाम क्या है इनका?
अब नाम याद रखिएगा, नाम है पूसापति अशोक गजपति राजू, ठीक है। अब ये हैं। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है गोवा की राजधानी, और वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत हैं अभी। अगला क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा के नए गवर्नर का नाम बताएं जिन्हें जुलाई 2025 में नियुक्त किया गया है। आंसर का प्रोफेसर असीम कुमार घोष। क्या नाम है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ओके, तो उन्होंने किसकी जगह ली है? तो बंडारू दत्तात्रेय की जगह ली है। और आपको बताऊं कि ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो है ना वो प्रमुख भी रह चुके हैं, और 1991 में बीजेपी में शामिल हुए थे, और अभी इनको वहाँ से कहाँ, हरियाणा का जो ना गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। हरियाणा मैप में ना यहाँ पर ये रहा, ये वाला जो देख रहे हैं आप। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? नायब सिंह सैनी। और नए गवर्नर प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइएगा। वर्ल्ड हेरिटेज समिति ने अफ्रीका के किन धरोहर स्थलों को खतरे में विश्व धरोहर सूची से हटा दिया? मतलब अब वो खतरे में नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। आंसर का उपरोक्त सभी, ठीक है। कौन कौन है? तो आप देख रहे हैं, ये मेडागास्कर का आत्सी नाना के वर्षावन, इसके अलावा मिस्र का अबू मेना, और लीबिया का घदामेस का ओल्ड टाउन। तो इन सब को अब जो पहले लिस्ट था ये असुरक्षित थे, खतरे में थे, तो इन सब को खतरे की लिस्ट से हटा दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि अब खतरे में नहीं है, और उसको बचाए रखने की जो कोशिश है वो सफल हुई है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये बातें रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, विंबलडन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीत लिया है उन्होंने, ठीक है। तो वर्ल्ड नंबर 1 वो टेनिस प्लेयर हैं, और पहली बार उन्होंने यह टाइटल जीता है। वे विंबलडन चैम्पियनशिप का मेंस सिंगल्स टाइटल जीतने वाले इटली के जो है ना वो पहले खिलाड़ी बने हैं मेंस सिंगल्स टाइटल जीतने वाले, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात रही, ओके। और सिनर का हालांकि ये चौथा ग्रैंड स्लैम है, लेकिन विंबलडन में कहेंगे तो सिंगल्स में जो है ना वो पहला है उनका, ओके। तो उन्होंने किसको हराया? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज, उसको हराकर ये खिताब उन्होंने जीत लिया है, ओके। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2 बार जीत चुके हैं, 2024 2025 में, यूएस ओपन में 2024 में जीत चुके हैं 1 बार। अगला क्वेश्चन, विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ईगा स्वातेक। क्या नाम है? ईगा स्वातेक। तो पोलैंड की हैं, और इन्होंने ये दूसरी बार विंबलडन वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है उन्होंने, ठीक है। और फाइनल में किसको हराया? अमेरिका की अमांडा अनीसीमोवा को हराया उन्होंने। अगला क्वेश्चन, विंबलडन मेंस डबल्स का खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश जोड़ी कौन बनी है? तो जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपुल, सॉरी, ओके। तो ये नाम है, ये जोड़ी है, इन्होंने जीत लिया है 13 जुलाई को। महत्वपूर्ण बात ये रही, ओके। तो ब्रिटेन के जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपुल ने ये खिताब जीत लिया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विंबलडन वुमेन्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट बात है, आंसर क्या होगा? वेरोनिका कुदेरमेटोवा और एलिस मर्टेस, तो इन दोनों ने ये खिताब जीत लिया है। इन दोनों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो दोनों हैं ना, वो एक तो रूस की हैं वेरोनिका, और बेल्जियम की है एलिस, तो इनकी जोड़ी ने ये खिताब जीता है। ताइवान के सुवेई हसी और तालवियाई जो खिलाड़ी हैं टेनिस प्लेयर जेलेना, तो उनको हराकर ये खिताब इन दोनों ने जीत लिया है, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भारतीय सेना ने किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है? आंसर का अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ। तो भारतीय सेना ने ये बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत ये
ऑपरेशन शिवा शुरू किया। देखिए इस साल पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी समूह है उसके खतरे हैं, तो उसकी वजह से ये अभियान शुरू किया गया। इसके तहत 8,500 भारतीय सेना के सैनिक तैनात किए गए हैं। गुफा मंदिर के दोनों मार्गों पर मानव रहित हवाई प्रणाली को तैनात किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। एक्ट्रेस बी सरोजा देवी का निधन हो गया 14 जुलाई 2025 को। तो वह किस भाषाई फिल्म से जुड़ी थी या किन भाषाई फिल्मों से? आंसर को उपरोक्त सभी कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन सब में। 87 ईयर की थी, मशहूर दिग्गज एक्ट्रेस थी वो बी सरोजा देवी, और उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से वो परेशानी में थी। 200 से ज़्यादा फिल्में की थी उन्होंने, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, इन सब में। कर्नाटक में जन्म हुआ था और उनको पद्मश्री मिल चुका था 1969 में। पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1992 में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके थे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, और वो होने वाला है 11 से 13 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजन किया जाएगा। वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम है ना वो ज्ञान भारतम मिशन, उसके शुभारंभ के तौर पर ये होगा, जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषित किया जाएगा। तो जब ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा तो उस समय भी मैं इस बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो 3 दिन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाना है। दुनिया भर से विद्वान इसमें शामिल होंगे, स्पेशलिस्ट शामिल होंगे वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक बल यानी ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ एक अभियान शुरू हुआ, समापन भी हो गया। अब JA माता, ठीक है, क्या है JA माता? आंसर क्या होगा इसका? जापान तट रक्षक बल यानी JCG, जापान कोस्ट गार्ड। तो 12 जुलाई को चेन्नई के तट पर ही आयोजित किया गया था। और JA माता का पूरा मतलब होता है जापानी में हम फिर मिलेंगे। तो इस संयुक्त समुद्री अभ्यास था कि सीमाओं की कैसे रक्षा की जाए, और जो नई तकनीक आ रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, नई चुनौतियां आ रही हैं, उन सब के साथ कैसे ये किया जाए अभियान। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, तो उसका नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? आंसर का अभिजात सेठ, अभिजात सेठ। तो इनको नियुक्त किया गया है इस बार। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये नियुक्त किया है। और उन्होंने किसकी जगह ली है? सुरेश गंगाधर की जगह ली है, सुरेश गंगाधर की। ठीक है, और ये कार्डियोथेरेसिक सर्जन है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन उन सब में भी शामिल रहे हैं। ठीक है, तो NMC जो है ना वो पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन की निगरानी करने वाली सर्वोच्च बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है। अगला ये भी महत्वपूर्ण है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो उसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा नाम है इनका। 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IPS अधिकारी हैं और उनको नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसको मंजूरी दी है, इस नियुक्ति को। ठीक है, तो वो अक्टूबर 2026 तक, जब रिटायरमेंट होना है 31 अक्टूबर को, तब तक इस पद पर रहेंगे। और वर्तमान में उन्होंने किसकी जगह ली है? तो मनोज यादव इससे पहले RPF के डायरेक्टर जनरल थे, तो उनकी जगह इन्होंने ली है। ठीक है, RPF जो है ना उसका काम क्या है? रेलवे की संपत्तियों की रक्षा करना, सुरक्षा करना। रेलवे में 2 तरह के फोर्स काम करते हैं, एक तो है RPF और दूसरा क्या होता है GRP। ठीक है, GRP जो है ना वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तैनात किया जाता है और उसके पास लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की संभालने की पूरी वो होती है। और एक होता है RPF जो कि रेल की जो संपत्ति है, रेल जो चल रहा है उस दौरान काम करने के लिए है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और मेंबरशिप प्लान देखिएगा ज़रूर शार्प लर्निंग ऐप पर, और बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं वहाँ पर। ओके, बाय।